नमस्कार, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी के पठन पाठन के अंतर्गत हम लोग आज हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित शाम एक किसान शीर्षक पर चर्चा करेंगे। शाम एक किसान एक कविता है जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम कवि के जीवन वृत्त से शुरुआत करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 को हुआ। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। इनकी मृत्यु 24 सितंबर सन 1983 को हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की शिक्षा दीक्षा वाराणसी और प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी एवं प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई। शिक्षा दीक्षा के बाद ही इन्होंने अध्यापन और पत्रकारिता का कार्य आरंभ कर दिया। इसके साथ ही साथ ये आकाशवाणी में सहायक निर्माता रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पत्रिका पराग, जिसके ये संपादक रहे, तथा दिनमान पत्रिका के उप संपादक रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1983 में कवि साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। इनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। कविवर ने कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास और बाल साहित्य की भी रचना की। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। यदि हम कृतियों के अंतर्गत नाटक की बात करें तो इनका चर्चित नाटक बकरी है। उपन्यास की बात करें तो चर्चित उपन्यास उड़े हुए रंग, तथा काव्य संग्रह के अंतर्गत यदि हम देखें तो खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, ये इनका चर्चित काव्य संग्रह रहा। बाल साहित्य की बात करें
तो लाख की नाक, बतूता का जूता, यह बाल साहित्य के अंतर्गत चर्चित रचना है। तो इस प्रकार से यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त परिचय रहा। आइए अब हम पाठ की भूमिका पर चर्चा करते हैं कि प्रस्तुत पाठ में क्या विशेष है, प्रस्तुत पाठ में मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से किस बिंदु पर चर्चा की गई है। प्रस्तुत कविता में ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति का अत्यंत मार्मिक व काल्पनिक चित्रण किया गया है। कवि ने यहाँ एक कविता में जाड़े की शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। यह कवि की कल्पना है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति जो कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृतियों में से एक है। प्रकृति पर अनेक कवियों ने अपनी कल्पना के माध्यम से साहित्य को रचा है। इस कविता में भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े की एक शाम का वर्णन एक किसान के रूप में किया है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग भी ऐसी कल्पना करते हैं, जैसे कभी कभी आसमान में हमने बादलों को देखा तो कभी हमको वह बादल घोड़े के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी किसी मनुष्य के रूप में, इस प्रकार से आकृतियों को जब हम देखते हैं तो वह हमें विभिन्न आकृतियों में दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में आप देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार है। अब मानवीकरण अलंकार है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मानवीकरण अलंकार, जब हम प्रकृति पर मानवीय क्रिया का आरोप करते हैं, प्रकृति पर मानवीय क्रिया का आरोप, यह क्या कहलाता है? यह मानवीकरण कहलाता है। अर्थात जैसे फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, यह ऐसा यदि हम कहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि फूल हंसते और मुस्कुराते नहीं, अर्थात हंसना और मुस्कुराना यह मानवीय क्रिया है। लेकिन आपने यह पंक्ति जरूर सुनी होगी कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। तात्पर्य, अब यहाँ पर फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना आप सभी जान रहे हैं कि यह मानवीय क्रिया है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति पर मानवीय क्रिया का आरोप किया गया है, इसलिए यह क्या है? मानवीकरण अलंकार है। कहने का तात्पर्य, इस कविता में जाड़े की शाम का वर्णन एक किसान के रूप में किया गया है, अर्थात यहाँ पर जाड़े की शाम को किसान के रूप में चित्रित करना यह दर्शाता है कि कविता में मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस मार्मिक और काल्पनिक कविता की। सर्वप्रथम हम कविता की पंक्तियों को देखेंगे। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। आकाश का साफा बांधकर आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता
बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है जंगल की अंगीठी। पास ही दहक रही है जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अंधकार दूर पूर्व में बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब प्रस्तुत पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। अब यहां पर देखिए, शब्दार्थ की बात करें तो साफा, जिसका अर्थ है पगड़ी, दहक रही, इसका अर्थ है जल रही। पूर्व, यह क्या है? दिशा, अर्थात पूरब दिशा की बात हुई है। गल्ले सा, गल्ले सा इसका अर्थ है झुंड या समूह। अब यहां देखिए, कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। कवि की ऐसी कल्पना है कि पहाड़ रूपी किसान, जो कि अपने सिर पर आकाश रूपी साफे को बांध रखा है तथा वह सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है, अर्थात पहाड़ रूपी वह किसान जिसके सिर पर आकाश रूपी साफा बंधा हुआ है तथा वह सूरज की चिलम खींच रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब सूर्य अस्त होने के कगार पर है, अर्थात सूर्यास्त का समय है। और जब सूर्यास्त होने लगता है तो आप सभी को पता है कि वह लालिमा लिए हुए डूबता है, तो वह लाल रंग में दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सूरज की चिलम खींचता। बैठा है पहाड़, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया है, अर्थात वह पहाड़ रूपी किसान। पहाड़ रूपी किसान अपने सिर पर आकाश रूपी साफे को बांधकर सूरज की चिलम खींच रहा है और वह बैठा हुआ है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी और नदी इस प्रकार से प्रतीत हो रही है मानो उसके घुटनों पर चादर के समान पड़ी हुई हो। पास ही दहक रही है जंगल की अंगीठी। कहने का तात्पर्य, वहां पर आसपास पलाश के फूलों का जंगल है, अर्थात वहां पलाश के फूल ही फूल हैं और वह लाल रंग के हैं और वह इतने लाल हैं कि मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे अंगीठी जल रही हो। और मानो उस अंगीठी के सामने वह पहाड़ रूपी किसान क्या कर रहा हो, उस अंगीठी के सामने बैठकर
सेक रहा हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अंधकार जो दूर पूर्व दिशा में सिमट कर बैठा हुआ है, अर्थात धीरे 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 शाम हो रही है और सूर्य अस्त हो रहा है और धीरे धीरे कालिमा बिखरती जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आसमान में सूर्य छिपता जा रहा है और धीरे धीरे अंधकार होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से कवि ने यहाँ पर अपनी कल्पना के माध्यम से प्रकृति का सुंदर मनोरम चित्रण किया है कि मानो पहाड़ रूपी किसान वह आकाश रूपी साफे को बांधकर सूरज रूपी चिलम को खींच रहा हो, और वह पहाड़ इस प्रकार से बैठा है मानो नदी इस प्रकार से प्रतीत हो रही है मानो उसके घुटने पर चादर के समान पड़ी हो। पास ही दहक रही है जंगल की अंगीठी, और आसपास जो पलाश के फूलों का जंगल है वह लाल रंग में होने के कारण इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है मानो वहाँ अंगीठी जल रही हो, और वह जो पहाड़ रूपी किसान है वह बैठकर उस अंगीठी के सामने सेंक रहा हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भेड़ों के झुंड के समान वह अंधकार दूर पूर्व दिशा में सिमट कर बैठा है कि जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा वैसे वैसे ही अंधकार छा जाएगा। जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है ठीक उसी प्रकार से अंधकार होता जा रहा है। आइए अब हम अगली पंक्तियों को देखेंगे और अगली पंक्तियों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब कविता की अगली पंक्तियों को हम देखें। अगली पंक्ति इस प्रकार से है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। पंक्तियां आपके सामने हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अभी हमने आपसे बताया कि प्रस्तुत पंक्ति में पहाड़ रूपी किसान इस प्रकार से बैठा है मानो वह अपने सिर पर आकाश रूपी साफे को बांध रखा है। नदी उसके घुटनों पर चादर के समान प्रतीत हो रही है, और पलाश के फूलों का जो जंगल है वह इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है मानो वह पहाड़ रूपी किसान उसके समक्ष बैठकर आग सेक रहा हो। अब हम इस पंक्ति में देखेंगे कि तभी जब वह बैठा है अचानक बोला मोर, अचानक ही मोर के बोलने की आवाज आती है और वह अचानक से चौंक उठा, जैसे किसी ने आवाज दी। ऐसा लगा कि जैसे वह पहाड़ रूपी किसान मोर के बोलते ही चौंक उठा और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसे किसी ने आवाज दी हो। चिलम आंधी, और इतने में ही चिलम आंधी, आंधी शब्द का अर्थ है यहाँ पर उलट जाना।
औंधी, जिसका अर्थ है उलट जाना। जैसे ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसे किसी ने आवाज दी कि सुनते हो, इतना सुनते ही उसकी चिलम उलट जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि अब सूर्य अस्त हो जाता है और धुआं उठा, सूरज डूब गया, अंधेरा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कहने का तात्पर्य कि सूर्यास्त हो गया और पूरी तरह से अंधकार छा गया। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविता में किस प्रकार से कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से प्रकृति का मनोरम और काल्पनिक चित्रण किया है, हम सभी इससे अवगत हो चुके हैं। अब इसमें यदि हम विशेष की बात करें कि प्रस्तुत कविता में क्या विशेष बातें हैं, तो मैंने आपसे बताया कि प्रस्तुत कविता में मानवीकरण अलंकार है, सूर्यास्त का वर्णन है, इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि जाड़े की शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया है। जाड़े की शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविता का भावार्थ, प्रस्तुत कविता में क्या विशेष बातें हैं, हमने वह भी जानी। किस प्रकार से कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से जाड़े की शाम का मार्मिक और काल्पनिक चित्रण किया है। हम सभी लोग इससे भली भांति परिचित हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रकरण पूरी तरह से समझ में आ चुका है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।